हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस। मैं अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज मैं आपको विज्ञान की एक दूसरी शाखा के विषय में बताने चल रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि अभी अब तक जो कुछ भी हमने बताया है आपको, मैंने कहा है कि मेरा रेगुलर एक न एक टॉपिक आपके पास जाता रहेगा और आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह से अध्ययनशील रहिएगा। तो इस विषय में मैंने आपको अभी इसके पिछले टॉपिक को जो मैंने बताया था कि सुजननिकी क्या है, तो वहां पर हमने सुजनन विज्ञान की एक परिभाषा दिया कि मानव समाज के जो ऐसे लक्षण हैं जो दुष्प्रभावी हैं, दुष्चरित्र हैं, जिनके अंदर ऐसे जीन हैं जिसकी सहायता से, उन जीन के प्रभाव से वह व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है, अर्थात उसे समाज में दूषित व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज से रिमूव करके, हटा करके एक नई दिशा की तरफ, एक विकास की दिशा की तरफ आगे बढ़ना है, जिसको आप लोगों ने देखा कि यही प्रक्रिया जो मैंने बताया था आपको, कि जिसमें आपने देखा कि इसको आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, मैंने अपने विकास की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, उसको आपने सुजननिकी कहा या यूजेनिक्स कहा। वहां के टॉपिक को आपने कहा कि आज हम यूजेनिक्स का अध्ययन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के विषय में स्टडी करा रहा हूं जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रहे कि यह टॉपिक मेंटल एबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक है यूथेनिक्स, जिसको हम कहते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स का अर्थ होता है सुजीवन विज्ञान। यूथेनिक्स का अर्थ होता है सुजीवन विज्ञान। सुजीवन विज्ञान क्या होता है, किसको हम सुजीवन विज्ञान कहते हैं? सुजीवन, सुंदर रूप से जीवन यापन करना, सुजीवन विज्ञान अर्थात उत्तम पालन पोषण। पालन पोषण कैसा हो? उत्तम हो। उत्तम का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, उसको समय से अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं, तो इसको हम कहते हैं कि यह व्यक्ति उत्तम पालन पोषण वाला है। तो उत्तम पालन पोषण एवं उत्तम प्रशिक्षण, माने शिक्षा की भी व्यवस्था उसकी उत्तम रहे। जो शिक्षा दीक्षा उसे दी जा रही हो, वह भी एजुकेशन भी उसकी एक सुपर क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चों की ऐसी एजुकेशन हो जो कि एक सुपर क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। आज के यह पीढ़ी की एक आनुवंशिक परंपरा बनती जा रही है। हर पेरेंट ये चाहता है कि हमारा बच्चा जीनियस हो, हमारा बच्चा ऐसा हो, टैलेंटेड हो, वेल टैलेंटेड हो, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करे जो कि टफ हो। सभी पेरेंट्स के विषय में यह बात आसानी पूर्वक आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसा होने के लिए करना क्या चाहिए? ऐसा तो सभी सोचते हैं, सभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य उत्तम बुद्धि वाला हो, ऐसे ब्रेन वाला हो जो कि पूरे खानदान का नाम, पूरे परिवार का नाम रोशन कर दे। तो कहने से ऐसा नहीं होता, उसके लिए उस प्रकार का परिवेश देना पड़ता है। परिवेश से अभिप्राय हमारा यह है कि उसको उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा के संबंध में आपको उचित व्यवस्था करनी होगी। यदि आपने उससे संबंध में उचित व्यवस्था किया है, तब कहीं जाकर के वह बच्चा अच्छे ढंग से बुद्धिमान होगा। इसी को सुजीवन कहा जाता है, या इसको हम
सुजीवन विज्ञान कहते हैं या स्वपरिवेशकी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वपरिवेशकी या सुजीवन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे उत्तम बच्चों का अध्ययन करते हैं जो कि उत्तम गुणों वाले हो, जिनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी उत्तम ढंग की हो, उत्तम क्वालिटी की हो। इस तरह से आज के मनुष्य की जो आनुवंशिक अवधारणा है, उससे उत्तम संतानों को कैसे प्राप्त किया जाए या उत्पन्न होने वाली अच्छी ऐसी संतानें जो कि अच्छे गुणों वाली हैं, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जाए, इसी के विषय में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है सुजीवन या स्वपरिवेशकी। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूथेनिक्स। तो आइए देखते हैं यूथेनिक्स में सबसे पहला टॉपिक हमारा बनता है यूथेनिक्स में कि मेधावी छात्रों की सहायता, अर्थात या जो है सब्सिडाइजेशन ऑफ सुपर स्टूडेंट्स और सुपीरियर स्टूडेंट्स, सब्सिडाइजेशन ऑफ सुपीरियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है कि मेधावी छात्रों की सहायता। तो मेधावी छात्रों की सहायता, ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो खूब चाहते हैं, वेल टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको इकोनॉमिकल पावर इतना वीक होता है वो अपने आगे की जो है अपने आगे के भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, उनका बेसिक प्रॉब्लम इतना पुअर होता है, वो आगे जो है एडवांस क्वालिटी में डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को समाज से अलग कर लेना, ऐसे बच्चों को समाज से अलग करके उनको एक नई दिशा दे देना, क्योंकि वही बच्चे जो आज सुपर टैलेंटेड हैं वही आगे चलकर हमारे देश के वैज्ञानिक बनेंगे, हमारे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और उन्हीं के द्वारा हमारे देश का विकास जो है वो संभव है, हमारे राज्यों का विकास संभव है और साथ ही साथ हमारा भी विकास संभव है। तो विज्ञान की यह शाखा जिसमें हम सुजीवन विज्ञान कर रहे हैं, यह एक अच्छे गुणों वाले बच्चों की पहचान करके, अच्छे गुणों वाले बच्चों की पहचान करके उनको एक अच्छी दिशा प्रदान करने के लिए ही बनाई गई है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है हम मेधावी छात्रों की सहायता करें। आज भारत सरकार क्या कर रही है भाई, जिन बच्चों का 80% के अबव मार्क आ रहा है, 90% के अबव मार्क, 90 to 100% के बीच में मार्क आ रहा है, उन बच्चों के फीस में इतने परसेंट की कटौती कर दे रहे भाई, कटौती कर दे रही, काट ले रहे फीस। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार भी इस विषय में कदम उठा रही है। आज जो वेल टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जहां पर उसी संस्था में ऐसे बच्चों का भी अध्ययन हो रहा है जो कि 80,000 90,000 फीस दे रहे हैं, उसी संस्था में ऐसे बच्चों का अध्ययन हो रहा है जो 10,000 15,000 फीस दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? जो 10,000 15,000 रुपए फीस दे रहा है वो इसलिए संभव है क्योंकि वो वेल टैलेंटेड है, सुपीरियर क्वालिटी के हैं, वेल टैलेंटेड है, सुपर मोस्ट जीनियस। अगर ऐसे बच्चे उनको मिल जाते हैं तो उनकी संस्था का भी नाम होगा, उनके स्कूल का भी नाम होगा, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे अगर उस संस्था से कहीं आगे बढ़ जाते हैं तो पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, अपन जिस राज्य से आए हैं उस राज्य का नाम रोशन करेंगे। तो विज्ञान की यह शाखा इस प्रकार के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी तरह से कहा गया कि मेधावी छात्रों की हमको क्या करनी है, सहायता करनी है। हमारा दूसरा बिंदु ये होता है, पहला बिंदु समझ में आ गया, मेधावी छात्रों की हमको हर स्थिति में क्या करनी है, सहायता करनी है। दूसरा बिंदु हमारा होता है, सबसे पहले हम ये देख लें मेधावी छात्र हैं कौन। इंटेलिजेंट क्वांटिएंट देखते हैं, आईक्यू देखा जाता है कि आईक्यू कैसे होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जरा सा ध्यान देंगे आईक्यू निकाला कैसे जाता है, पहले आप ध्यान दीजिएगा। आईक्यू निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सपोज करिए कि यहाँ पर दो एज होती है, एक को कहा जाता है मेंटल एज, एक को कहा जाता है जो मेंटल एज होती है, और एक को रियल एज का। दो एज होती है, एक मेंटल एज, एक रियल एज। सपोज करो, मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करिएगा इस समय मेरी मेंटल एज, मस्तिष्क की आयु इतनी है जितनी नहीं होनी चाहिए। कहते हमारा बच्चा यार अभी कक्षा 6 में है, क्लास 7th में है, क्लास 6 में है, क्लास 4th में है, लेकिन वो क्लास 6 की बुक को सॉल्व कर रहा है, क्लास 8 में है, क्लास 10th की बुक को सॉल्व कर रहा है। इसका मतलब है उसका दिमाग, उसका ब्रेन इतना हाईली वर्क कर रहा है, वो क्लास 10th के बच्चों को आसानी से जो है उनके साथ आसानी से बैठ सकता है।
तो वह अपने क्लास से हायर लेवल पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हायर लेवल पर पहुंच गया। तो ऐसे बच्चों को जो है वो जो है हम कहते हैं कि सुपर क्वालिटी के बच्चे हैं। इनको हम सुपर क्वेश्चन जीनियस बच्चे बोलते हैं कि ये जीनियस स्टूडेंट्स हैं। अगर ये जीनियस हैं 90 to 100% के बीच में आने वाले बच्चे, जीनियस बच्चों की संज्ञा दी गई इनको। अगर इनको जीनियस बच्चों की संज्ञा दी गई तो कैसे दी गई? आइए देखते हैं। मैंने कहा आईक्यू कैसे निकाला? आईक्यू मींस होता है इंटेलिजेंट क्वांटिएंट, मींस बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि का अर्थ यह होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखने चल रहा हूं, उसी के आधार पर निकालते हैं। यहाँ पर यह होता है इंटेलिजेंट क्वांटिएंट, जिसको हम कहते हैं बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि क्या होता है? फार्मूला है इसका कि मेंटल एज, मानसिक आय, मेंटल एज, मेंटल एज अपॉन रियल एज, रियल एज, रियल एज, मेंटल एज अपॉन रियल एज मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 हमने कर दिया। मेंटल एज अपॉन रियल एज मल्टीप्लाई 100। सपोज करिए, कैसे हम पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति की, बच्चे की मेंटल एज ज्यादा है? हम उसको 100 क्वेश्चन देते हैं, एक पेज देते हैं, उस पर 100 क्वेश्चन लिखे होते हैं। बहुत से सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चे की मानसिक आय को आपको आकलन करना है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप रास्ते में चल रहे हैं तो क्या आपको रास्ते में चक्कर आता है? यदि हाँ तो टिक करिए, नहीं तो टिक करिए। यदि आपको क्लास 6 की मैथमेटिक्स दे दी जाए तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? यदि आपको 10th की मैथमेटिक्स दी जाए या फलाधन के जो न्यूमेरिकल दिए जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? तो सामान्य रूप से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को दिया जाता है जो कहीं पर सॉल्व करना होता है, कहीं पर विदाउट सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए बच्चों को स्वयं उसका आंसर देना पड़ता है। तो उसको लेकर के उसका जो रियल आंसर होता है उससे मैच किया जाता है। पता यह चलता है कि रियल आंसर से उस बच्चे ने जो किया है उसमें से काफी ज्यादा है। जितना ज्यादा है, अब हम देखते हैं कि इसकी मेंटल एज जा रही है, मानसिक आयु इसकी जा रही है, इतनी ज्यादा मेंटल एज जा रही है जो 15 ईयर के बच्चे के इक्वल है, 15 वर्ष के बच्चे के समान है उसकी मेंटल एज। तो हमने कहा कि इसकी मेंटल एज जो है वो 15 ईयर हो गई। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मेंटल एज 15 ईयर हो गई। और रियल एज कितनी, वास्तविक एज कितनी हो गई? 10 ईयर। हमारा 10 साल का बच्चा है लेकिन वो 15 साल के बच्चे जितना ब्रेन रख रहा है, रख रहा है कि नहीं रख रहा है? हमारा 10 साल का बच्चा है जो 15 साल के बच्चों जैसा ब्रेन रख रहा है, तो उसकी मेंटल एज जो ब्रेन उसका है वो 15 साल के बच्चों जैसा विकास कर गया है। उसकी मेंटल एज 15 ईयर मानी गई और रियल एज जो है वो 10 ईयर है। रियल एज हम आप जान रहे हैं उसकी रियल एज कितनी है, किस सन में पैदा हुआ? 2001 2010 में पैदा हुआ है, आज 2020 चल रहा है। तो हम कहते हैं कि ये मेंटल एज, रियल एज इसकी 10 ईयर हो गई। और मेंटल एज में देखा गया कि मानसिक रूप से तो 15 वर्ष के बच्चों जैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो मेंटल एज उसकी हो गई 15 ईयर। तो 15 ईयर अपॉन 10 ईयर मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 को कैंसिल किया, आंसर निकाल दिया 150। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया माय डियर फ्रेंड्स, एक चार्ट मैंने बनाया है कि सर्वबुद्धिमान जीनियस इनको कहा गया। जीनियस स्टूडेंट्स वे होते हैं जिनकी एज मोर देन, जिनके मेंटल एज मोर देन 140 हो, जिनका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वांटिएंट लेवल जिनका 140 मोर, अर्थात 140 से अधिक हो। अगर 140 से अधिक है तो 150 आया कि नहीं आया? यहाँ पर अगर 150 आ गया तो बच्चा कैसा होगा? जीनियस होगा। क्लियर हो गया? तो हम इस तरह से बच्चे की एज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। और आइए देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक बच्चा है वो 8 साल के बच्चे जैसा है, 8 साल के बच्चे का ब्रेन जिस तरह से वर्क कर रहा है उतना वर्क कर, रियल एज उसकी 10 ईयर है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा ये हो गया टोटल 80। अब 80 आ गया, फिर 80 देखिए कहां से आता है, 80 to 89 आ गया, ऑर्डिनरी सामान्य बच्चा है। ये कैसा बच्चा है? ऑर्डिनरी सामान्य बच्चा है।
इसको हम ऑर्डिनरी कहते हैं या सामान्य बच्चे की संज्ञा देते हैं कि एक ऑर्डिनरी बच्चा है। तो मेंटल एज को देखा हमने, हमारा बच्चा जितनी उम्र का है हमने उसका पालन पोषण इस तरह से नहीं किया कि उसकी मेंटल एज में डेवलपमेंट हो सके, तो मेंटल एज देखा गया। मेंटल एज देखा गया तो मेंटल एज आई 8 ईयर और उसकी जो रियल एज है 10 ईयर, अर्थात मेंटली थोड़ा सा वो वीक है। अगर ऐसा बच्चा जो मेंटली वीक है तो हमारे साइंस के किस टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आएगा वो? अगर मेंटली वीक है तो हमारा बच्चा देख रहा है वो 80 आ रहा है IQ, उसका इंटेलिजेंट क्वांटिएंट 80 आ रहा है, और जिसका इंटेलिजेंट क्वांटिएंट 80 आ रहा है तो वो बच्चा हमारा ऑर्डिनरी में आ रहा है, सामान्य में आ रहा है। तो इस तरह से हम मेंटल एबिलिटी, मेंटल IQ, उसका इंटेलिजेंट क्वांटिएंट का आकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो चार्ट बनाया गया इसको पूरी तरह से ध्यान दें। जीनियस बच्चे का IQ 140 से अधिक होना चाहिए और मोस्ट सुपीरियर बच्चों का इंटेलिजेंट क्वांटिएंट IQ 120 to 139 होना चाहिए, और सुपीरियर बच्चों का IQ 110 से लेकर 119 तक का होना चाहिए, और एवरेज बच्चों का IQ 90 से लेकर 109 तक होना चाहिए, और ऑर्डिनरी बच्चों का IQ 80 से लेकर 89 तक होना चाहिए, और डल बच्चे, मूर्ख जिनको कहा गया, मंदबुद्धि वाले जिनको कहा गया मंदबुद्धि वाले, अर्थात कहा कुछ जा रहा है कर कुछ और रहे हैं। आप बार बार बेटा पढ़ो, ये जो है डिफिनीशन है, इसको लर्न कर लो, याद कर लो। पता चला को 100 बार पढ़ रहा है, उसको डिफिनीशन याद ही नहीं हो रही है। तो ऐसे बच्चों को हम डल बच्चे, मूर्ख बच्चे बोलते हैं। तो ये 72 79 के श्रेणी में आ गए। और सबसे ज्यादा है जिसको कहा जाता है मोरन बच्चे हैं, क्षीण बुद्धि वाले, जिनकी जो है मानसिक मेंटल लेवल, जिनका IQ लेवल देखा गया 50 से लेकर के 59 के बीच में आ रहा है। जो है इम्बी के जो है अगला देखिएगा इम्बिसाइड बच्चे हैं, ऐसे जो मूढ़ बच्चे कहते देखो भाई ये निरा मूढ़ है, अर्थात ये एबिलिटी 25 से लेकर के 49 के बीच होती है। और अंत में आते हैं इडियट, डल, जिन इडियट बच्चे, इडियट को हमने कहा ये मूर्ख है, महामूर्ख है, अर्थात ये एबिलिटी 0 से लेकर के 24 के बीच आ रही है। बच्चा हमारा 10 साल का है, रियल एज उसकी 10 ईयर है, रियल एज उसकी 15 ईयर है, वर्क कर रहा है 1 ईयर के बच्चे जैसा, मिट्टी के साथ खेलना, मिट्टी खाना, इधर उधर की बातें करना, ऐसी बातें करना जो किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। तो ये स्थिति होती है जो है इनकी एज का आकलन करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि हमने जो ये चार्ट बनाया है, ये चार्ट जो बनाया गया है ये सभी बच्चों के एज के विषय में बनाया गया है। उनकी एज के आधार पर उनका इंटेलिजेंट क्वांटिएंट देखा जाता है, उनका IQ लेवल देखा जाता है कि IQ लेवल उनका कितना है। परिवार कब खुश होता है? परिवार तब खुश होता है जब उनको ये पता चलता है कि मेरा बच्चा अभी 10 साल का है और 15 साल के बच्चों जैसा जो है वर्क कर रहा है, 20 साल के बच्चों जैसा वर्क, अपने डबल एज के बच्चों जैसा कार्य कर ले रहा है। तो ये इस तरह के बच्चे जो है ये जो है प्रखर बुद्धि वाले माने गए, जीनियस माने गए, और ऐसे बच्चों की संख्या कम होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर ऐसे बच्चे उनको मिल रहे हैं 140 एबव, जिनका IQ लेवल 140 एबव है, अगर ऐसे बच्चे उनको मिल रहे हैं तो, लेकिन समस्या उनके सामने क्या है? समस्या यह है कि वो आगे पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए? समस्या होती है क्योंकि परिवार जो होता है उनका जो परिवार होता है वह परिवार जो है उन बच्चों को आगे बढ़ाने में अक्षम होता है, सक्षम नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, वह परिवार उन बच्चों को आगे बढ़ाने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। अक्षम का अर्थ यह होता है जो पढ़ाने में पूर्णतया सक्षम न हो, पढ़ाने में पूर्णतया सक्षम न, उसको अक्षम कहा जाता है। तो उसको कैसे वो पढ़ेगा, कैसे वो जीनियस बनेगा? इन फ्यूचर हमारे भारत का भविष्य कहा जाता है। बच्चों को क्या कहा जाता है? यही बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं, हमारे भारत के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। तो हमारे देश के भविष्य हैं क्यों? क्योंकि उनका IQ लेवल इतना हाई है कि वे आगे चल करके कुछ न कुछ ऐसी खोज करेंगे, कुछ न कुछ ऐसे अप्लायंस बनाएंगे, कुछ न कुछ ऐसे उपकरण बनाएंगे जो कि जाकर के समाज के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आपने देखा क्या हम ऐसे ही थे जैसे आज हैं?
अरे भाई, हमारी तो अगर हम अपने डेवलपमेंट की हिस्ट्री को देखें, अपने विकास के इतिहास को देखें, तो हम कहाँ रहते थे? हमारे रहने का स्थान था पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, वृक्षाश्रय जाते, वृक्षों पर रहते थे। लेकिन आज क्या है? हम अच्छे खासे बने बनाए मकान में रह रहे हैं। ये किसकी देन है? एक इंजीनियर की देन है, एक हमारे एक बच्चे की देन है, एक ऐसे बच्चे की देन है जो अपने ब्रेन को इतना हाईली डेवलप किया कि उन्होंने सोचा कि ब्रेन जो है मकान को कैसे बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए कि आंधी, पानी, तूफान, धूप, सर्दी, गर्मी से किस तरह से इनसे उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसकी रक्षा हो सके। और ज्यादा धूप भी उसने एसी बनाया, कूलर बनाया, बल्ब, लाइट के लिए बल्ब बनाया। तो तमाम प्रकार के साइंटिस्टों के नाम आप जान रहे हो। ऐसे बच्चे हैं, वे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो कि आसानी पूर्वक देख करके वो बता देते थे। वर्क उनका इस तरह से होता था कि वो उनका आईक्यू लेवल ऐसा था कि अपनी एज से बहुत ज्यादा ऊपर उठ करके, आपने देखा कि ढेर सारे नोबेल प्राइज विनर हमने अपने बॉटनी के पार्ट 2 में और जूलॉजी के पार्ट 2 में ढेर सारे ऐसे साइंटिस्टों के नाम आप लोगों को लिखाए हैं जिसमें कि नोबेल प्राइज विनर हैं। तो नोबेल प्राइज विनर कब बनते हैं? सामान्य रूप से आपको नोबेल प्राइज नहीं मिल जाएगा, आपको कोई नॉलेज नहीं, आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। आपको पूछा गया 2 2 जा, आप बोल रहे हैं 5, तो आपको नोबेल प्राइज देंगे। चलो बच्चा 2 2 जा 4 नहीं बोल रहा, 2 2 जा 5 बोल रहा है, इसको नोबेल प्राइज दे दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट हो, अच्छा बुद्धिमान हो, सर्वबुद्धिमान हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। ऐसे बच्चों के फीस लेवल को भारत सरकार ने कम किया। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है जिसको कहा जाता है फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन ने इस प्रकार के बच्चों की सहायता किया। दूसरी सहायता अगर किसी ने किया है तो वह एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी ने किया क्या कि ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को ऊपर उठा लिया। ऐसे बच्चे चाहे जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो, हायर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या लोअर फैमिली से बिलोंग, उनको फैमिली से कोई मतलब नहीं होता, उनको फैमिली से कोई मतलब नहीं होता है। वो बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए उनको सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है कि उनको जो है पैसे की। अगर परिवार सक्षम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर परिवार सक्षम नहीं है, बच्चा इंटेलिजेंट है, ऐसे बच्चों को सरकार स्वयं पिकअप कर लेती, उठा लेती है और ले जाकर के अपनी संस्था में ले जाकर ऐसे बच्चों को अपनी संस्था में वहां पर आसानी पूर्वक ऐसे बच्चों को ले जाती है और अपनी संस्था में ले जाकर के पूरी तरह से उन बच्चों को जो है आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न करती है, आगे बढ़ाने का कार्य करती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि भारत सरकार भी वर्क कर रही है, उससे जुड़ी एनजीओ की संस्थाएं भी वर्क कर रही हैं, उससे जुड़े और भी भारतीय संस्था के एनसीईआरटी का जो लेवल है वह लेवल भी आसानी पूर्वक ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए फीस माफी की प्रक्रिया कर दे रहा है। हमारे एरिया के जो कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो कि इंटेलिजेंट बच्चों के लिए फीस को माफ कर देते हैं। भाई, ये बच्चा अगर हमारी संस्था से पढ़ करके अच्छा मार्क निकाल ले गया, हायर लेवल पर पहुंच गया, ऐसे बच्चों का फीस माफ कर दिया। चलो भाई, ये बच्चा पढ़ेगा हमारे यहाँ विदाउट फी पढ़ेगा। क्यों? किस बेस पर? इस बेस पर कि हो सकता है इस बच्चे से हमारे विद्यालय का नाम हो, हमारे स्टेट का नाम हो, हमारे जहां पर पढ़ रहे हैं हमारे इस प्लेस का नाम हो, हमारी कंट्री का नाम, हमारे देश का नाम हो। आज के ही बच्चे जो है कल के भविष्य होते हैं, आज के ही वर्तमान बच्चे यही कल के भविष्य होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम आसानी पूर्वक ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को, जिसका आईक्यू मैंने निकालने का प्रोसेस बता दिया, इंटेलिजेंट क्वांटिएंट मैंने निकालने का प्रोसेस बता दिया कि इंटेलिजेंट क्वांटिएंट कैसे जो है जीनियस बच्चों का निकाला जाएगा। यह देखिएगा आप लोग, यहाँ पर मैंने बताया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने बताया है ऑर्डिनरी बच्चों का कैसे आईक्यू निकाला गया। तो सबसे पहले मेंटल एज अपॉन रियल एज इनटू 100, इस तरह से कर देते हैं, मेंटल एज अपॉन रियल एज इनटू 100। तो मेंटल एज अपॉन रियल एज, मानसिक आयु क्या है और रियल एज क्या है उसकी, वास्तविक आयु क्या है। इस तरह से मेंटल एज अपॉन रियल एज इनटू 100 करके हम आसानी पूर्वक ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, उनका चुनाव कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा अब क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार के रोग, डिजीजेज इस तरह से फैल रही हैं। इस तरह से जो डिजीजेज लगातार रेगुलर फैलती चली जा रही हैं, उन डिजीजों को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं।
कि किस तरह से इनको जो है कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। और उनके नियंत्रण के लिए हमारे वैज्ञानिक अर्थात जीनियस माइंड वाले, जीनियस माइंड, सुपर जीनियस माइंड जिनका है, ऐसे जो है व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं। क्या करें हम, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, कैसा करें, किस तरह से इसके हम वैक्सीन को तैयार करें, किस तरह से इसकी मेडिसिन को तैयार करें, तो जिससे कि यह समाज में जो भयावह रोग जो चल रहे हैं, जो ऐसे एक्यूट या क्रॉनिक डिजीजेज चल रही हैं, उन पर कैसे कंट्रोल किया जा सके, मनुष्य के स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा बनाया जा सके, इन सारी विशेषताओं को ध्यान में रख करके हमारे वैज्ञानिक पूर्णतया लगे हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अच्छे बच्चों का चुनाव करके उनको अच्छी दिशा देते हुए समाज के उत्तम परिवेश पर लेकर के जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा देश लाभान्वित होता है, पूरा पूरा राज्य लाभान्वित होता है, पूरे के पूरे क्षेत्र लाभान्वित होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और इनके लिए अगला प्रोसेस ये होता है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि, जिनको कहते हैं हम सिलेबस एंड मेथड ऑफ टीचिंग। सिलेबस एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ऐसे बच्चों का सिलेबस और मेथड ऑफ टीचिंग दोनों के दोनों अलग होने चाहिए। सिलेबस टफ रखा जाता है और मेथड ऑफ टीचिंग इस तरह से उनको टीचिंग किया जाता है, उनको टीच किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि वो टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लें, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लें। इस तरह से उनकी मेंटल एबिलिटी को देख करके, चूंकि ये जीनियस क्वालिटी के बच्चे हैं, सुपर क्वालिटी के बच्चे हैं, इस तरह से तो हमको बच्चों को इतनी श्रेणियों में बांट देना है। और बांट करके हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए कि जो एवरेज क्वालिटी के बच्चे 90 to 109 के बीच में हैं, ऐसे बच्चों को लेकर पहुंच जाएगा हम 120 या 139 के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि हमने अच्छा वर्क किया, एक टीचर ने अच्छा वर्क किया। आज आप YouTube पर देख रहे हैं, कल आप स्वयं इसको फिजिकल में करके देखेंगे, तो ऐसे बच्चों को लिए यह है। अगर बच्चा 120 to 139 के बीच में है, थोड़ा सा टीचर को और परिश्रम करना है, बच्चा पहुंच जाएगा मोर देन 140, अर्थात वो जीनियस क्वालिटी में आ जाएगा। तो यह जो है मेधावी छात्रों के साथ ऐसे टीचरों को लगाया जाए, ऐसे अध्यापकों को लगाया जाए जो उनके इच्छा अनुसार उनके विषयों को आसानी पूर्वक आगे और सरल तथा क्रमबद्ध कर सकें। अब तो क्लियर हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं क्या है? इसके लिए विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं का होना आवश्यक है। विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं, माय डियर फ्रेंड्स, विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं का अर्थ यह होता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि बच्चों को अगर देखते हैं कि जो है सुपीरियर क्वालिटी में है, जीनियस है, तो जीनियस है तो ये अपने ही देश तक सीमित ना रहें कि ये सिर्फ अपने विषय में या अपने देश के विषय में या इधर उधर के विषय में रह करके पढ़ करके रुक जाएं। नहीं, उनको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? आगे बढ़ाने के लिए देशाटन, देशाटन को कहते हैं हम विजिटिंग आउट कंट्री। दूसरे देशों में उनको भेजा जाता है, जाओ भाई ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इटली चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, तो वहां जाओ, वहां के क्लाइमेट को देखो, वहां के क्लाइमेट में रह करके स्टडी करो। और जो वहां पर एक्सपेंस होता है हमारी भारत सरकार देती है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट देती है कि हमारा बच्चा यहां से वहां जा रहा पढ़ने के लिए, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जाहिर सी बात है कोई बच्चा वहां पर पहुंचेगा और उस जो है क्लाइमेट में पहुंचेगा, उस क्लाइमेट में पहुंच करके अच्छा और बुद्धिमान बन करके आएगा, एक इंजीनियर बन के आएगा, एक डॉक्टर बन के आएगा और एक अच्छे क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का डॉक्टर बन के आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम देशाटन कराते हैं। देशाटन कराने का अभिप्राय हमारा सिर्फ शिक्षा से ही नहीं होता, उनकी मेंटल एबिलिटी में और भी डेवलपमेंट होता है, उनके बोलने की क्षमता में, समझने की क्षमता में, लैंग्वेज में चेंजिंग आती है, साथ ही साथ बॉडी की फिजिकल चेंजिंग होती है, मेंटल चेंजिंग होती है। इस तरह से आपने देखा कि उनके होल बॉडी स्ट्रक्चर में, होल पावर ऑफ थिंकिंग में, होल पावर ऑफ स्किल में वो चेंज कर जाते हैं। चाहे वो बच्चा जिस भी क्षेत्र में आगे जाए, अगर वो बच्चा खेल कूद के इस श्रेणी में आगे जा रहा है, गेम में ही आगे जा रहा है, तो उसको गेम में इतना आगे ले जाओ, इतना आगे ले जाओ कि इंडिया लेवल पर जाकर के वो अपने भारतीय स्तर पर जाकर के वो इंडिया का नाम रोशन करे, भारत का नाम रोशन करे। तो हमको हमेशा मेधावी बच्चों की सहायता करनी है। यह हमारा जो है यूथेनिक्स बताता है। यूथेनिक्स के माध्यम से हम आसानी पूर्वक जो है, यूथेनिक्स विज्ञान की यही शाखा है जो मेधावी छात्रों को अलग करके उनको हमेशा उत्तम दिशा की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। चाहे उनको भारत सरकार की तरफ से कितना एक्सपेंस क्यों न करना पड़े, वो करते हैं उतना एक्सपेंस,
लेकिन एक्सपेंस इसीलिए किया जाता है कि वो बच्चा हमारा आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं। जैसे पाठ्येतर शिक्षा कार्यक्रम उनका क्या होना चाहिए, क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए। जैसे हमने कह दिया भाई देखिए ये मधुमक्खी है, इनके विकास के लिए आपको कुछ करना है। अब मधुमक्खी तो आपने देखा छोटी है कुछ बड़ी है ना, कई प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। तो इन मधुमक्खियां जो कई प्रकार की, इन मधुमक्खियों को जो इनके अंदर इस तरह से जीन में चेंजिंग कर देनी है कि ये ज्यादा से ज्यादा इनसे हमको नेक्टर मिले और जो है वैक्स मिले, मधु ज्यादा, हनी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो और हनी के साथ ही साथ इनसे ज्यादा से ज्यादा वैक्स मिले। मधुमक्खी का पालन किस लिए किया जाता है, इसी के लिए किया जाता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा हमको नेक्टर मिले और ज्यादा से ज्यादा इससे वैक्स मिले। तो इसके लिए प्रतिभाशाली बच्चों को लिया जाएगा, ऐसे बच्चों को लिया जाएगा जो इस दिशा में वर्क करके आगे की तरफ आगे बढ़ा सके। जैसे ह्यूगो डी वरीज ने किया। ह्यूगो डी वरीज परिवार के बहुत ही गरीब परिवार से थे। सर अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही गरीब परिवार था। आप लोग इनकी जीवनी को पढ़िए तो आपकी समझ में आएगा कि ये किस परिवार से उठे हैं, कितने वीक परिवार से उठे हैं और आज जाकर के दुनिया में ऐसे ऐसे फार्मूलों को दे दिया जिस पर आज सारी दुनिया रिसर्च कर रही, सारा वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है इनकी थियरियों के ऊपर कि जो थियरियां इन्होंने दिया है क्या वास्तविक रूप में सही है। अगर सही है तो इन थियरियों को देने के लिए इनका क्या है। आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में देखिए, मामूली से वो एक चर्च के पादरी थे, फादर थे, लेकिन उन्होंने किया क्या, जेनेटिक्स के माध्यम में ऐसा कार्य कर दिया जिसको उनके मर जाने के, उनके डेथ हो जाने के लगभग 36 साल बाद जो है, डेथ होने के लगभग 36 साल बाद जो है वो जो है थियरी उनकी प्रकाश में आती है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट तो कर दिया। 1866 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के जो 34 साल बाद उनका प्रैक्टिकल आ रहा है और सन 1900 में उनका प्रैक्टिकल लाइट में आ रहा है। डेथ उनकी हो रही है 1882 में, 1882 में डेथ हो रही है। तो 28 इयर्स बाद, आफ्टर 28 इयर्स बाद जो है आपने देखा कि क्लियर हो रहा है कि भाई ये जो उन्होंने किया है ये किस तरह का वर्क इन्होंने किया है। मरने के 18 साल बाद उनकी थियरी प्रकाश में आई, उनके एक्सपेरिमेंट करने के 34 साल बाद उनकी थियरी प्रकाश में आई। तो क्यों अन्य साइंटिस्टों ने जब वर्क किया पता यह चला कि ये तो आज के 34 साल पहले, आज के 18 साल पहले ग्रेगर जॉन मेंडल जो मर चुके हैं उन्होंने अपनी थियरी को पूरी तरह से प्रूफ कर दिया है। इसीलिए उनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स है। एरिस्टोटल को हम हर क्षेत्र में फादर ऑफ बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर बोलते हैं ना, हर एक क्षेत्र में उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमेशा समाज में एक अच्छा परिवेश होना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए समाज को हमेशा एक नई दिशा देनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, समाज कभी कभी अपोजिट कर देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब समाज हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से सही प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग हो। अगली थियरी बताती है कि सही प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग हो। सही प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग हो अर्थात ऐसे बच्चों को सही प्रतिभा, उनकी प्रतिभा का सही सिलेक्शन किया जाए कि बच्चा खेल कूद में स्ट्रांग है, ये बच्चा जो है पढ़ने में स्ट्रांग है, ये बच्चा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, ये बच्चा साइंस में स्ट्रांग है, ये बच्चा इंग्लिश में स्ट्रांग है, ये बच्चा इकोनॉमिक्स में स्ट्रांग है। जिस दिशा में वो स्ट्रांग होगा उसी दिशा में, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यह होता है प्रतिभा का सही उपयोग करना। बच्चा खेलने में आगे है, आप उससे पढ़ाई करवा रहे हो तो कहां तक वो स्ट्रांग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसको खेलने दीजिए और खेलने में इतना स्ट्रांग बना दीजिए कोई इंडिया लेवल पर पहुंच करके इंडिया का नाम कर, भारत का नाम रोशन कर दे कि नहीं वास्तव में उसने जो हाई जंप किया तो इतनी हाई जंप किया, और वास्तव में उसने जो है अगर खो खो में आया, कबड्डी में आया, लॉन्ग जंप में आया, जिस भी खेल में आया, हैमर थ्रो में आया, जिस भी खेल में आया तो उसने एक नाम कमाया, और नाम कमाया तो अपने देश के लिए नाम कमाया, भारत के लिए नाम कमाया, अपने लिए नहीं, सिर्फ पूरे देश का स्तर उसने गर्व से ऊंचा कर दिया।
आज मैच होता है, हमारी टीम जीतती है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। देखिए हमारे जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उच्च प्रतिभावान है, अच्छी प्रतिभा के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपनी प्रतिभा का सही उपयोग किया है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से उनके स्वास्थ्य का भी उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, माने प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर हेल्थ। प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर हेल्थ, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर हेल्थ का मतलब होता है कि उनके स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना। उनके स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखने का आशय यह होता है कि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनका स्वास्थ्य बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका स्वास्थ्य बढ़िया है तो ऐसे बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे। अगर उनका स्वास्थ्य ही नहीं बढ़िया है, वीक है, कमजोर है, क्षीण है, मंद बुद्धि वाले हैं, तो ऐसे बच्चों का विकास आगे नहीं बढ़ेगा। तो उनके स्वास्थ्य पर भारत सरकार पूरी तरह से ध्यान देती है कि इनका स्वास्थ्य किस तरह से आगे बढ़े। अगर इनका स्वास्थ्य आगे बढ़ रहा है तो वो अच्छी तरह से उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके खान पान की उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की उत्तम व्यवस्था करते हैं। और जब कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अगर उनकी बॉडी स्वस्थ है तो उनका ब्रेन भी अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर उनकी बॉडी स्वस्थ नहीं है तो उनका ब्रेन भी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। तो ध्यान रहे कि वैसे बच्चों को स्वास्थ्य के लिए अच्छी दिशा दी जाती है, बढ़ाया जाता है। पोषण एवं आवास देखिएगा, न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर हाउस, न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर हाउस, उनको भोजन जो दिया जाए और एक अच्छे परिवेश में रखा जाए। ऐसे परिवेश में ना रखा जाए जो कि उनके चारों तरफ का वातावरण दूषित हो। तो ऐसे परिवेश में रखना भी एक विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है। तो ऐसे बच्चों को अच्छे परिवेश में रखना भी एक उत्तम व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आज मैंने आपको यूथेनिक्स के विषय में बताया और ये फार्मूले के विषय में बताया, और यह रहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तम जो है गुणों वाले छात्रों को अलग करके उन्हें भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था दे करके भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्रकृति में डीएनए का पुनर्योजन। अब आइए जेनेटिक इंजीनियरिंग पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था, इसके पहले की थियरी में मैंने आपको बताया था, अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इस विषय में। तो मैंने कहा था कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो होते हैं मोस्टली AGCT, ये डीएनए के कोड होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये डीएनए के कोड है AGCT और AGCU, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और ये आरएनए का है। किसका है? आरएनए का है। आरएनए का कोड है माय डियर फ्रेंड्स, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, अर्थात इस थाइमिन के स्थान पर यहां पर यूरेसिल आ गया, बाकी के सब में सेम है। अब थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आया तो आरएनए का हो गया। अब हमको क्या करना है, प्रकृति में जो डीएनए का है इसका पुनर्योजन करना है कि किस तरह से पुनर्योजन करते हैं हम, माने रिकॉम्बिनेशन इसका किस तरह से करते हैं, डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कैसे किया जाएगा। अब इस डीएनए के रिकॉम्बिनेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जेनेटिक कोड को देखना होगा, फिर इस कोड की जेनेटिक थेरेपी करनी होगी, इस कोड की जेनेटिक थेरेपी करनी होगी। और इस कोड की जेनेटिक थेरेपी अगर करते हैं हम, तो जेनेटिक थेरेपी के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सा जीन ऐसा है जो कि उत्तम गुणों वाला है और कौन सा जीन ऐसा है कि जो कि दूषित गुणों वाला है। पहले इसका अध्ययन किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका अध्ययन कर लेने के उपरांत ही हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्तम गुणों वाले जीन को जो है उनमें रहने दिया जाता है, और ऐसे गुणों वाले जीन जो कि दुष्चरित्र हैं, दुष्प्रभावी हैं, और जो है उसके अंदर बैड कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ऐसे जीन को जो है जेनेटिक थेरेपी के द्वारा उनको जो है बाहर निकाल करके एक उत्तम गुणों वाले जीन को शिफ्ट किया जाता है, और होने वाली संतान जो होती है, जो संतान पैदा होती है वो उत्तम गुणों वाली होती है। तो यह प्रकृति का एक ऐसा जो है, या प्रकृति जो है एक ऐसा रिकॉम्बिनेशन कर देती है, कभी कभी प्रकृति भी ऐसा रिकॉम्बिनेशन करती है और ऐसा स्वयं भी होता है। इस तरह से जो है जेनेटिक थेरेपी के द्वारा ऐसा होता है। इस तरह से आपने देखा कि जेनेटिक थेरेपी के थ्रू हमने एक अच्छे बच्चे को जन्म दिया,
एक अच्छे बच्चे को इस समाज में पैदा किया, तो वह बच्चा आगे चल करके आपने देखा कि वह एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी आगे वर्क करती है। अब हमारा अगला टॉपिक है जेनेटिक कोड एंड कोडॉन। आनुवंशिक कूट क्या होते हैं और इनके कोडान क्या होते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से वर्क करती है। तो आज के इसी टॉपिक के साथ यहीं पर मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी, मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कौदरी और मेरा कोचिंग क्लासेस है कौदरी कोचिंग क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा रेगुलर स्पीच चलता रहेगा, रेगुलर मैं स्पीच देता रहूंगा और अपने रेगुलर स्पीच में आपको नई नई टॉपिक, नए नए विषयों पर व्याख्या करता रहूंगा। इसी के साथ ही आज का मैं टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।